अगर लालच किसी इंसान के ऊपर हावी हो जाए तो इस लालच से वापस निकल पाना इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक औरत लालच के वशीभूत होकर इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देती है कि एक व्यक्ति सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चला जाता है और उसके पीछे कई सारे लोगों का जीवन खराब हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, पंजाब में एक ज़िला पड़ता है श्री मुक्तसर और इसी का एक थाना क्षेत्र पड़ता है सदर पटेल थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है खुंदन गांव। ये खुंदन गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर बलविंद्र नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र होती है 29 साल, उसकी पत्नी का नाम होता है सोमपाल और जिसकी उम्र होती है 26 साल। इनका एक 7 साल का बेटा होता है। जो सोमपाल होती है वो भी अपने पति के साथ कामकाज में हाथ बटाया करती है। दोनों मिलकर जमींदारों के पास जाकर कामकाज खेतों में किया करते हैं। दोस्तों, 14 अप्रैल 2017 का वाक़या होता है, जब पति बलविंद्र सुबह घर से जाता है लेकिन शाम को घर वापस ही नहीं लौटता। इस पर पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने जेठ वीरेंद्र के पास रात करीब 11 बजे फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि मेरे पति अभी घर पर नहीं आए हैं, क्या आपके पास वो आए हैं। इस पर जो जेठ होता है वीरेंद्र, वो कहता है कि नहीं, वो मेरे पास तो नहीं आया, पर तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्द ही घर वापस आ जाएगा। और इस पर जो जेठ होता है वीरेंद्र, वो रात को आराम से सो जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, वीरेंद्र को पता चलता है कि उसका छोटा भाई अभी भी घर पर नहीं पहुंचा है। फिर वो अपने छोटे भाई के घर का रुख करता है और उसकी पत्नी सोमपाल से पूछताछ करता है तो वही कहती है कि मेरे पति सुबह घर से गए थे लेकिन रात तक, अब अगली सुबह तक भी हमारे घर पर नहीं पहुंचे हैं। इस पर वीरेंद्र अपने कई दोस्तों को साथ लेकर अपने भाई की तलाश में लग जाता है। लगभग 5 दिन का समय बीत जाता है लेकिन भाई की कहीं से भी कोई तलाश नहीं हो पाती। अब भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आसपास के लोग भी उससे यही कहने लगते हैं कि तू नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दे। फिर वो सदर पटेल थाना क्षेत्र में जाता है और वहाँ जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है और फिर भी खुद अपने भाई की तलाश में लगा रहता है। जैसे ही छठा दिन आता है, अप्रैल 2017 को, भाई अपने भाई की तलाश में फुल्लर गांव की नहर के पास से होता हुआ अपने गांव की तरफ आ रहा होता है और इन नहर के किनारे से निकलता है तो वहां से बहुत ही तेज़ी के साथ उसे दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध को सूंघकर वो वहीं पर रुक जाता है और उस दुर्गंध की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही आगे की तरफ जाया जाता है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है। अब उस डेड बॉडी का जब चेहरा देखता है तो दहाड़े मार कर रोने लगता है। जो उसके साथ दोस्त होते हैं उसे दिलासा देते हैं। उनमें से एक दोस्त पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में भी लग जाती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो साफ पता चलता है कि इसका गला दबाकर किसी ने हत्या की है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसकी हत्या करने वाला कौन है और इसको यहाँ लाकर फेंकने वाला कौन है। पुलिस चारों तरफ से अपनी पूरी कोशिश करती है। 2 दिन का समय बीत जाता है लेकिन 2 दिन तक भी कोई भी खुलासा नहीं हो पाता। 2 दिन के बाद पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगाती है और एक खबरी 2 दिन के बाद उनके पास पहुंचता है और खबरी आकर कहने लगता है कि साहब, मुझे इस क्राइम के बारे में तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पता चला है जो सोमपाल है उसका चाल चलन एक परमजीत कौर की नाम औरत के साथ हो चुका है। उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा मिलजुल रही है, उसके साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करती है। परम है वो बदचलन टाइप की औरत है। उसका गांव के ही जमींदार पिंडा के साथ में संबंध है। मुझे लगता है शायद सोमपाल का संबंध भी पिंडा के साथ हो चुका है और इनका इस तरह के संबंध होने के पीछे ही शायद इसकी मौत हुई है। पुलिस जब इस तरह की बातें सुनती है तो तुरंत ही परमजीत कौर को अपने कब्जे में लेती है। जमींदार पिंडा को भी कब्जे में लेती है। उनका एक साथी होता है भूपी, उसको भी अपने कब्जे में लेती है। इधर परमजीत को अलग जगह पर
बिठाया जाता है और जमींदार जो पिंडा होता है उसे अलग जगह पर बिठाया जाता है। पुलिस एक चाल खेलती है, एक गेम खेलती है। गेम के अनुसार ही परमजीत कौर से एक लेडीज़ कांस्टेबल मिलने आती है और उससे कहती है कि साहब का जो मिजाज है बहुत ही गर्म है, अगर तू आराम से सारा कुछ बता देगी तेरी जो सज़ा होगी उसको कम करा देंगे। अब परमजीत कौर एकदम से टूट जाती है और लेडीज़ कांस्टेबल के पैरों को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मैं सारा कुछ सच सच बताती हूँ, और तोते की तरह सारा वाक़या सच सच बता देती है। तुरंत ही पुलिस एकदम से हरकत में आती है और सोमपाल के पास पहुंचती है। अपनी गिरफ्त में लेकर जब उससे पूछताछ करती है तो सारा मामला वो भी एक तोते की तरह रटा हुआ बता देती है। और जब पूरा मामला सुनते हैं तो एक बार के लिए पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक लालच के वशीभूत होकर पत्नी ने इतना बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। वो चली थी हवा महल बनाने, लेकिन खुद की झोंपड़ी को भी जला डालती है। दोस्तों, जब सोमपाल बताती है कि आज से कुछ दिन पहले हमारी शादी हो जाती है और शादी के बाद हम अच्छे से घर पर रहते हैं। जो मेरे पति होते हैं बलविंदर, वो जमींदारों के पास जाकर काम किया करते हैं, अच्छे से हमारा काम चल रहा होता है। 1 साल के बाद हमें एक बेटा हो जाता है और बेटे के बाद मुझे लगने लगता है कि क्यों ना मैं भी अपने पति का हाथ बटाऊं, और मैं अपने पति से कहती हूं कि अब हमारा बेटा हो चुका है, हमारा खर्चा बढ़ चुका है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने चलूंगी। फिर मैं भी उसके साथ काम करने चल देती हूं और दोनों मिलकर मजदूरी किया करते हैं, जिससे कि हम पैसा कमाते हैं और एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। घर बनाने के बाद मैं कामकाज छोड़ देती हूं। मेरा पति मेरे से कहता है कि अब कोई टेंशन नहीं है, अब तू आराम से घर पर रह। फिर मैं घर पर रहने लगती हूं और फिर कुछ दिन के बाद ही मेरे पति बीमार हो जाते हैं और बीमारी भी उनकी इतनी लंबी चलती है, 3 महीने तक उनकी बीमारी चलती है। और बीमारी के चलते हुए हमारा जो घर का पैसा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर मैं फिर से कामकाज करने लगती हूँ और 3 महीने के बाद जब मेरे पति दोबारा ठीक हो जाते हैं तो मेरे से कहते हैं कि अब तुम कामकाज छोड़ दो, अब तुम्हें कामकाज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मैं खुद अपना कामकाज करूँगा। लेकिन मैं उससे कहती हूँ कि इसमें हर्ज ही क्या है, अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारे बेटे के भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़ लेंगे। इस पर मेरा पति भी तैयार हो जाता है और हम दोनों मिलकर कामकाज करने लगते हैं। मैं एक गांव की ही लेडीज़ के साथ मिलती हूँ जिसका नाम होता है परमजीत कौर, और उम्मीदवार होता है जिसका नाम होता है पिंडा। जब पिंडा मेरे को पहली बार देखता है तो वो मेरे ऊपर मोहित हो जाता है। वो परमजीत कौर से कहता है कि इसे मेरे पास लेकर आओ, लेकिन मैं उसके पास जाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जब वो मेरे को लालच देते हैं, वो इस तरह का लालच देते हैं, उस लालच को देखकर मैं उसके बेड तक पहुंच जाती हूं। जब पहली बार मैं उससे मिलती हूं तो वो अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल देता है और उससे जो भी पैसा आता है उसे मैं अपने घर ले आती हूँ। लगभग काफ़ी दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। मेरे पति को कानों कान खबर नहीं होती, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मेरे पति को इस सब के बारे में पता चल जाता है और पति मुझे अपने पास बिठाकर पहले तो मार पिटाई करता है, उसके बाद मेरे को अपने पास बिठाकर अच्छे से समझाने की कोशिश करता है और कहता है मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो चुकी है, अब तुम इस तरह के कामों को छोड़ दो, वापस मेरे पास आ जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे अंदर जो पैसे कमाने की भूख थी वो इस कदर बढ़ चुकी थी, मैं तो बस यही चाहती थी कि अब मैं गाँव की जमींदारनी बन जाऊँगी, क्योंकि जो जमींदार होता है मेरे से यही वादा करता है कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं और मैं तुझे गांव की जमींदारनी बनाना चाहता हूं। अब मेरे अंदर जो लालच होती है वो इस कदर बढ़ जाती है, मैं जमींदार के साथ ही लिप्त हो जाती हूं। मैं मानती ही नहीं, लेकिन जमींदार जब मेरे से कहता है कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, उस पर मैं कहती हूं कि मेरा पति है, मैं अपने पति के होते हुए तेरे से शादी नहीं कर सकती। इस पर जमींदार मेरे से कहता है कि तेरे पति को रास्ते से हटा दिया जाएगा, लेकिन मैं उससे कहती हूँ कि ये बहुत बड़ा गलत काम है, इससे हम फंस जाएंगे और सदा सदा के लिए जेल के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जमींदार मेरे से कहता है कि हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिसके तहत तेरे पति को भी रास्ते से हटा दिया जाएगा और किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी। उसके लिए हम एक दिन सारे के सारे मिलकर प्लान बनाते हैं जिसमें परमजीत कौर होती है और मैं खुद होती हूँ, जमींदार पिंडा होता है, इनका एक साथी होता है भूपी, उसको भी अपने साथ में लिया जाता है। 14 अप्रैल 2017 का वाक़या होता है जब मेरे पति कामकाज करके वापस लौटते हैं। रास्ते में जो भूपी और जमींदार पिंडा होते हैं उसे रास्ते में रोक लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि क्यों ना आज बैसाखी मनाते हैं। इस पर जो मेरा पति होता है बलविंदर उनसे मना करता है कि मैं बैसाखी नहीं मनाता, मैं अपने घर जा रहा हूँ। वो फिर इससे जिद करने लगते हैं और जमींदार के घर पहुँच जाते हैं। जमींदार के घर जाने के बाद
बाद उसे शराब पिलाई जाती है, क्योंकि वो पहली बार शराब पीते हैं और शराब भी इतनी ज़्यादा मात्रा में पिला दी जाती है, वो बिल्कुल नशे में चूर हो जाते हैं। उसके बाद बलविंदर को वो अपने साथ लेकर फुलेर गांव के नहर के पास पहुंच जाते हैं और वहां जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर हम दोनों परमजीत कौर और सोमपाल दोनों पहुंच जाते हैं और परमजीत बलविंदर के पैरों को पकड़ लेती है और जो सोमपाल खुद पत्नी होती है अपने पति के गले को दबाने लगती है और तब तक दबा कर रखती है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। जो दोनों होते हैं वो भी उसके हाथों को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, उसको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद उसे नदी के किनारे ही फेंक कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो एक बार के लिए पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि पत्नी लालच के वशीभूत होकर अपने पति को किस तरह से रास्ते से हटा सकती है। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और चारों के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उन चारों को अपनी गिरफ्त में लेकर उन्हें जेल के अंदर भेज देती है। यहाँ पर एक 7 साल का छोटा सा मासूम बच्चा अनाथ बनकर रह जाता है। उसके पिता का साया तो सदा सदा के लिए उसके सर से उठ जाता है, लेकिन जो माँ होती है वो इतनी बड़ी क्रिमिनल बन जाती है, वो अपने पति को खुद रास्ते से हटाती है और अब खुद वो सदा सदा के लिए जेल के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।